कार्यकाल को 2 साल पूरे हो गए तो लगा कि एक आकलन के लिए जनता के बीच ही जाएं और जनता के बीच बैठकर जाने कि इस 2 साल के कार्यकाल को लेकर, पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल को लेकर, अपने भविष्य को लेकर जनता क्या सोचती है, अधिकारी क्या सोचते हैं और जिनको आपने चुना है जनप्रतिनिधि वो क्या सोचते हैं। तो इसके तहत हम पूरे प्रदेश में निकले हैं हरिभूमि INH के बैनर तले और इस क्रम में आज हमारा ये 21वां आयोजन छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिले सुकमा में है। एक लंबी त्रासदी से ये जिला गुजरा है और एक नई उमंग, नई उत्साह की उम्मीद कर रहा है। ऐसी उम्मीद के साथ हम आपके बीच में हैं। मैं हरिभूमि INH परिवार की ओर से सुकमा क्षेत्र के तमाम प्रबुद्धजन जो इस सभागार में मौजूद है हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस क्रम में हमारा ये जो सत्र विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके जिले के प्रशासनिक दृष्टि से जिनको दायित्व सौंपा हुआ है वो 3 महत्वपूर्ण शख्स इस समय मंच पर मौजूद हैं। मेरी दाईं ओर सुकमा के जिलाधीश मौजूद हैं अमित कुमार जी, युवा हैं, नई संभावनाओं के साथ एक चुनौतीपूर्ण जिले में सरकार ने उन्हें भेजा है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां अमित जी के लिए। सुकमा में हालात पहले से काफी बेहतर हो गए हैं। ऐसा हमें इसलिए लगा कि जो पुलिस अधीक्षक है उनको अवकाश मिल सका। हमें पता चला कि पुलिस अधीक्षक महोदय इस समय छुट्टी पर हैं, तो हालात सामान्य हो गए तभी अधिकारी को, और वो भी पुलिस अधिकारी को छुट्टी मिल पाती है। तो सुकमा में अधिकारी को छुट्टी भी मिल पा रही है, बड़ी बात है। तो ऐसे हालात यहां बने तो उनके गैर मौजूदगी में जो पुलिस अधीक्षक का दायित्व निभा रहे हैं एडिशनल SP हमारे साथ मौजूद है रोहित जी। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जी के लिए। और सुकमा या बस्तर कहानी अधूरी है जब तक वन क्षेत्र में बात ना हो। आपका तो सौभाग्य है, आपके यहां का तो प्रभारी मंत्री वन विभाग के भी प्रभारी हैं और वन महकमे की ओर से जिनके पास दायित्व है DFO के तौर पे अक्षय भोसले जी हमारे साथ में। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां अक्षय जी के लिए। तो तीनों युवा हैं। नया जिला सुकमा रहा, काफी तकलीफ से गुजरा हुआ जिला है। तो शुरुआत अमित जी आपसे ही करते हैं। जब आपको जानकारी मिली सरकार की ओर से कि अब आपको सुकमा का कलेक्टर बना रहे हैं तो फोन कैसे आए थे? सहानुभूति के आए थे या बधाई के आए थे? नहीं सर, पहले तो सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर, आपने सुकमा में इतना अच्छा कार्यक्रम को आयोजित किया। जब सर यहाँ शासन ने कलेक्टर के तौर पे नियुक्ति की सर, तो कॉल तो सर बधाई के ही आए थे। क्योंकि सर जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने फोकस किया है सुकमा पे सर, जिस प्रकार से डेवलपमेंट के स्कीम्स यहाँ भी चल रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं सबको इस बारे में पता था कि कितना अभी यहाँ पे फोकस है डेवलपमेंट और अन्य पर्पज पे। तो सर डेफिनेटली कॉल्स तो बहुत सारे आए थे सर, और बहुत हमारे लिए भी मोटिवेशन था कि जिस तरह से बताया गया यहाँ के सिनेरियो के बारे में और किस प्रकार से पहले ही ब्रीफ किया गया कि किस प्रकार के अपॉर्चुनिटीज और किस प्रकार से यहाँ पे वर्क किया जाना है। पर सुकमा के संदर्भ में जब भी बात होती थी तो एक नक्सली आतंक के संदर्भ में बात होती थी। लोग शहर में डर के निकलते थे, ग्रामीण क्षेत्रों की तो बात छोड़े। तो एक ऐसे जिले में जब आप कलेक्टर के तौर पर आए तो जहां पर लगातार विकास कार्य चल रहे हैं वहां के लोग इस बात पर नाराज रहते हैं कि हमारे यहां कुछ नहीं हुआ। यहां तो सरकार खुद ही मानती थी कि हम बहुत कुछ नहीं कर पा रहे। अब ऐसे जिले में आके कलेक्टर के तौर पर काम करना कितना मुश्किल जा रहा है, कितना चुनौतीपूर्ण जा रहा है, या बड़ा आसान है? लोगों की कोई अपेक्षा ही नहीं रहती, इसलिए कोई ज्यादा दिक्कत ही नहीं जाती। इसमें सर इससे पहले जो मेरी पोस्टिंग थी वो बिलासपुर में एज ए नगर निगम कमिश्नर थी, तो वहां पे जो डेवलपमेंट के वर्क थे वो पूरे डिफरेंट थे और यहाँ पे पूरी तरह से डिफरेंट है। यहाँ पे सर जैसा आप बता भी रहे हैं, हम लोग अभी रिसेंटली नक्सल मुक्त हुए हैं और क्योंकि अब सबसे मुख्य जो यहाँ पे चैलेंज है वो रहा है कि लोगों तक बेसिक सुविधा जो है वो हमारे रोड की है, बिजली की है, पानी की है, इसको पहुंचाना। और ये सर एक डिफरेंट प्रकार का चैलेंज है, एक जो अर्बन चैलेंज होता है उसके कंपैरिजन। और हमारे लोग सर पूर्णतः जागरूक भी हैं और अलग अलग प्रकार से डिमांड भी आते रहती है। और अब सर जागरूकता और बढ़ गई है क्योंकि पहले जिन क्षेत्र में
नक्सलिज्म था, रेड कॉरिडोर का एरिया था, वहां से मांग नहीं आती थी। अब वहां के लोग सर जागरूक हो गए हैं और लगातार वहां से इन बेसिक सुविधाओं की मांग आ रही है, जो कि दिखा रहा है कि उनका किस प्रकार से शासन के प्रति और योजनाओं के प्रति जो है जागरूकता बढ़ते जा रही है। उनकी तो मांग आ रही है, पर उस मांग को पूरा करना कितना चुनौतीपूर्ण है। सरकार के पास संसाधन सीमित हैं। 4 दशक से ये इलाका मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रहा है। मतलब जो बुनियादी सुविधा चाहिए, साफ पीने का पानी चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, एक बड़ा इलाका तो उससे वंचित रहा है। और बार बार उसके अंदर भी ये कहा जाता था कि घुसने के हालात नहीं है, काम करने के हालात तो दूर की बात है। तो ऐसे में अब जब अपेक्षाओं के साथ लोग आ रहे हैं, कितना असहाय महसूस करते हैं। इसमें सर अब जैसे जैसे लोगों की अपेक्षाएं आ रही हैं, गवर्नमेंट ने सुकमा के लिए सर और बस्तर के स्पेसिफिक जिलों के लिए बहुत सारी चीजों में हमें छूट भी दे दी है। कुछ स्कीम्स जिसमें सेंट्रल क्षेत्र या अदर क्षेत्र रहते हैं सर, वहां पे छूट नहीं रहती है, तो उसमें हमारे लिए बहुत प्रकार के एग्जाम्पशन है। जिस प्रकार सर नियत नलनार योजना के अंतर्गत बहुत सारे इसके स्कीम्स थे, जिसमें हमारे यहाँ एज का एग्जाम्पशन हो गया, हैबिटेशन का एग्जाम्पशन होगा, वो दिया गया, जिससे कि जो लोगों की मांग आ रही है, जहां पे पिछले दशकों तक विकास नहीं हो पाया, वहां पे विकास हो पाए। महतारी बंधन योजना थी, उसमें सर बाकी जगह छोड़ के हमारे 3-4 जो जिले थे, सुकमा, बीजापुर, दांतेवाड़ा, यहाँ के जो नियत क्षेत्र थे, यहाँ पे विशेष अभियान छेड़ के सेकेंड फेज में एक बार और महतारी बंधन का रजिस्ट्रेशन कराया गया। तो इस प्रकार से सर, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत प्रकार के एग्जाम्पशन हमें दिए हुए हैं और बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसमें ऐसे नॉर्मल एरिया डिस्ट्रिक्ट रहता सर, तो उसमें उन जगह स्वीकृति नहीं मिल पाती, तो हमें बहुत सारी ऐसी स्वीकृति मिल जा रही है सर। और क्योंकि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी इसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट है, हमारे यहाँ बहुत सारे स्पेशल पैकेजेस भी हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से दिए गए, जिसमें स्पेशल एससीए के अंदर बहुत सारे रोड कंस्ट्रक्शन है, बीआरओ के द्वारा हमारे यहाँ रोड कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जिसका सीधे जो है एमएचए के द्वारा फंड आता है। तो क्योंकि इस प्रकार से हेल्प जो है गवर्नमेंट कर रही है, इसलिए सर जो लोगों की अपेक्षाएं हैं उसको उतरा जा पा रहा है और उनको जो है धीरे धीरे सुविधाओं का विस्तार किया जा पा रहा है। चलिए, मैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के पास जाऊं, उससे पहले एक सवाल और करूं। अरसे से तो इस इलाके में लोगों को काम करने की आदत नहीं रही थी, दौरे करने नहीं पड़ते थे, कभी भी दौरा है तो कैसे जा सकते हैं। अब अचानक सब कुछ खुलसा गया है। जिन्हें काम न करने की आदत रही, उनसे काम कराना कितना मुश्किल जा रहा है कलेक्टर साहब को। यहाँ सर जैसा आपने राइटली पॉइंट आउट किया सर, बहुत एरिया थे जहाँ हमारे लोग जा नहीं पाते थे और कुछ ही लोग जा पाते थे, तो एक्चुअल पता चल भी नहीं पाता था वहां पे क्या चल रहा है। तो अब सर धीरे धीरे लोगों का सोच भी बदल रहा है, मॉनिटरिंग भी हमारी स्ट्रांग हो रही है सर। और सबसे अच्छी बात है सर, नए बैचेस को गवर्नमेंट यहाँ पोस्ट कर रही है। हमारे यहाँ अभी रिसेंट बैच के सर 5 डिप्टी कलेक्टर्स हैं। तो जब से ऐसे नए लोग आ रहे हैं सर, तो वो जो है ब्लैंक स्लेट पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमें हेल्प हो रहा है सर कि जिस तरह से नए नए लोग आ रहे हैं, हमारी नई टीम है सर, तो धीरे धीरे ये जो एक पूरा बैगेज था सर, वो बैगेज अब इनके साथ नहीं है सर, और ये अच्छा वर्क हो जा रहा है। तो काफी अच्छा काम करने की उम्मीद जता रहे हैं कलेक्टर साहब। और हमारे साथ एडिशनल एसपी साहब मौजूद हैं। धन्यवाद। छुट्टियां कैसे बीत रही है? पहले तो सारा समय तनाव में जाता था, पता नहीं चलता था कि घर से निकले हैं वापस भी आएंगे कि नहीं आएंगे। अब बोलते हैं नक्सल मुक्त हो गया, तो कितनी खलती है ये खालीपन, रोमांच रहा ही नहीं जिंदगी में। नहीं, इसमें जैसे कि आज 14 जून है जी, पिछले साल 9 जून को एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी कोंटा ढूंढगा में, जहां हमारे एडिशनल एसपी साहब शहीद हो गए थे जी, आईडी ब्लास्ट में। 1 साल पहले की बात है जी। और उसके बाद पूरे मानसून या तो लगातार नक्सल अभियान चलते गए या कैंप स्थापित किए गए। उस क्षेत्र में लगातार हमारा दबाव बनता रहा जी। काफी सक्सेसफुल ऑपरेशंस हुए, खूंखार आतंकियों को हमने न्यूट्रलाइज किया, कईयों ने सरेंडर किया। अभी वर्तमान परिदृश्य में जब नक्सल समस्या का उन्मूलन हो चुका है, अभी हमारी जिम्मेदारियां बदल भी गई हैं और बढ़ भी गई हैं जी। जो एरिया अभी फ्री हुआ है नक्सल प्रेजेंस से, वहां पे हमारी फोर्सेस का रेगुलर एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज होता है। अभी भी हमारे थानों का बल, हमारे डीआरजीज, यहाँ पे जो अर्धसैनिक बल पदस्थ हैं, वो हफ्ते में कम से कम 30 से 40 गांवों का दौरा करते हैं जी। गांवों में जन चौपाल, जन संवाद, ग्रामीण समस्याओं का निराकरण, गांव की क्या डायनेमिक्स है उसको समझने का काम चलता है। इसके अतिरिक्त सुदूर क्षेत्रों में चाहे वो रोड ट्रैफिक अवेयरनेस हो, चाहे साइबर क्राइम्स हो, उसके अंतर्गत लोगों को जागरूक करना हो, चाहे नए कानूनों के प्रति लोगों की अवेयरनेस बढ़ानी हो, तो हमारा काम पहले की तुलना में अभी ज्यादा बदल गया है।
कम्युनिटी एक्शन ओरिएंटेड हो गया। जी। अच्छा एक बात बताइए, सरकार ने कहा कि नक्सली खत्म हो गए, लोग भी मान रहे हैं कि नक्सली खत्म हो गए, या सरकार ही मान रही है कि नक्सली खत्म हो गए? लोगों का भरोसा कैसा है? देखिए, जैसे कि जिले में 400 से ज्यादा गांव हैं जी इस जिले में, और हम सभी गांवों की पल्स रखते हैं। गांवों में क्या चल रहा है, वहां के लोगों से हमारी बात होती है, सचिव से, सरपंच से, पुजारी से, गांव के प्रतिनिधियों से। हमारे अधिकांश जवान उन्हीं गांवों को बिलोंग करते हैं। हमारे 800 से 900 डीआरजी के यहाँ पे जवान हैं जो मूल रूप से यहीं के गांवों को बिलोंग करते हैं। तो गांव में क्या चल रहा है, गांव में क्या लोग सोच रहे हैं, उसके बारे में हमें पता चलता है। अभी का परिदृश्य ऐसा है कि गांव वाले लोग थानों में आके उन चीजों की आसूचनाएं देते हैं जो कभी नक्सलियों के समर्थन में चीजें गई हैं, चाहे उनके छुपाए हुए हथियार हों, चाहे गोला बारूद हो। इवन जब पिछले साल सितंबर अक्टूबर में कैंप लगाए जा गए थे तो ग्रामीणों का हमें सहयोग प्राप्त हुआ था। पहले कई सारे विरोध हो चुके हैं कैंप लगाने के टाइम पे, बट इस साल बढ़ बढ़ के समर्थन हमें प्राप्त हुआ है। आज हम आगे थाने के कर्मचारी 2 लोग 3 लोग बाइक से अंदरूनी गांवों में जा सकते हैं, नाइट हॉल्ट कर सकते हैं, रुक के आ सकते हैं वहां पे। तो निश्चित रूप से वहां पे समन्वय और सौहार्द बढ़ा है। लेकिन रोहित जी, बीच में तो अपने थाने रहे ही नहीं थे अंदरूनी इलाकों में, सभी डर के तो बाहर निकल कर आ गए थे। अब जब नक्सली खत्म हो गए हैं तो वहां की कानून व्यवस्था बनाने के लिए नए सिरे से थानों का निर्माण, चौकियों का निर्माण, पुलिस बल की तैनाती, उसकी क्या स्थिति है? या गांव वालों को गांव वालों के हवाले कर दिया? नहीं, हमारी पुलिस रेगुलर विजिट करती है और गांव वालों का भी थाने आने जाना होता रहता है। जिस तरह की समस्या हो, इवन जो ग्रामीण समस्या है, पुलिस कितने नए थाने खोल दिए अभी अपन ने? जब से नक्सल मुक्त हुआ इलाका, तो अभी भी अपन केंद्रीय बलों के कैंपों के भरोसे काम चला रहे हैं, या कुछ नए थाने, कुछ नई चौकी, कोई नए बल की तैनाती, इस दिशा में भी काम कर रहे हैं? अभी प्रेजेंट टाइम में 19 थाने हैं और नए थानों की स्वीकृति के लिए भी यहां से प्रपोजल गया हुआ है। थाने में पर्याप्त संख्या में बल डिप्लॉय कर दिया गया है। इवन थाने में जो पहले पुरानी बिल्डिंग्स थी जी, अब वो नई बिल्डिंग्स बन चुकी हैं। यदि आप चिंता गुफा या चिंतलनाग या केरलापाल या किस्तागाम थाने का भ्रमण करेंगे तो आपको नई बिल्डिंग्स दिखेंगी जी। वहां पे एडिशनल फोर्सेस भी बढ़ चुकी हैं अपनी। हमारी जो डीआरजीज पहले अंदर रहती थी वो अलग अलग थानों के लिए भी बांट दी गई हैं। तो डेफिनेटली हमारा जो पेनिट्रेशन और प्रेजेंस है गांवों में वो पहले की तुलना में और बढ़ा है। अच्छा, अब मैं आऊं डीएफओ साहब के पास, उससे पहले एक बात और जाननी है। सुकमा तो बड़ा संभावना वाली जगह हो गया, पहले तो लोग दहशत में रहते थे, और जब संभावनाएं दिखती हैं तो अपराधियों को वहां पर अपने लिए भी अवसर दिखते हैं। उस दृष्टि से क्या देख रहे हैं? कितने छटे हुए लोग सुकमा आने चालू कर दिए हैं? सुकमा में अभी वर्तमान में जो आपराधिक दृष्टिकोण और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो अभी भी काफी सामान्य और अत्यंत शांतिप्रिय और सहयोग करने वाले लोग हैं। हालांकि उस तरह के ऑफेंसेस ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ स्पेशली साइबर क्राइम्स जैसे गोलापल्ली, किस्तागाम और इवन भेजी जैसे एरिया से हमें रिपोर्ट हुए हैं जी। हाँ, और चूंकि खूब सारी ट्रैफिक और मोबिलिटी बढ़ी हुई है अंदरूनी क्षेत्रों में भी, तो रोड एक्सीडेंट्स के भी केसेस आते हैं। अदरवाइज यहाँ पे जो सिनेरियो है पीस का एंड डेवलपमेंट का एंड प्रॉस्पेरिटी का, वो बहुत अच्छा है। नहीं, ये तीनों चीजें जब होती हैं तभी तो अपराधियों को भी अपने लिए संभावनाएं दिखती हैं। तो पुलिस उस दृष्टि से कुछ सचेत है, या जब मामले आएंगे तब अपन भी जाग जाएंगे? नहीं, बिल्कुल हम पूरी सिचुएशन पर अपनी नजर बनाए हुए हों, चाहे वो नक्सलवाद के बाद की समस्याएं हों या जो दूसरी समस्याएं पुलिस के लिए उभर के आएंगी। हम लगातार सिचुएशन को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो अब मैं आता हूं माननीय डीएफओ साहब के पास। कितने तनाव में है डीएफओ साहब? तनाव में तो नहीं है। सर्वप्रथम मैं आपका और हरिभूमि और एवं आईएनएच की टीम का धन्यवाद देता हूं कि इतना बढ़िया कार्यक्रम सुकमा जैसी जगह पे आपने रखा है और किया है। और तनावपूर्ण तो नहीं है, जैसे आप कलेक्टर साहब और एसपी साहब से बात करके लग रहा हो कि यहाँ पे एक काम करने का माहौल है, सभी में काम करने की एक एनर्जी है। तो एक नए चैलेंजेस हमारे सामने जो सब आ रहे हैं उसको फेस करके उसमें कैसे रिजॉल्व करना है, उसमें हम सभी का भी ध्यान है। मैं पता चला कि जंगली इलाके में, अंदरूनी इलाके से अब नक्सली साफ हो गए, तो उसके साथ हमें नई चिंता सताने लगी कि नक्सली चले गए, अब जंगल कब साफ हो जाएंगे। तो वन विभाग के मुखिया होने के नाते कितना चुनौतीपूर्ण है आपके लिए अब जंगल बचाना?
ये बात सही है कि हमारी अभी चुनौतियां बढ़ गई है। नक्सलवाद को खत्म होने के बाद वन विभाग का काम जो है और ज्यादा चुनौतीपूर्ण यहाँ पे हो गया है, क्योंकि हमारा जिला जो है 65% जो है जंगल यहाँ पे है और बॉर्डरिंग इलाका है। 3 राज्य की सीमा हमारे जिले में आती है, वो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। तो जंगल को बचाना और अवैध कटाई को बचाना ये हमारा सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण ये रहने वाला है, और इसमें लगातार हम लोग काम भी कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारा स्टाफ भी अंदरूनी के इलाकों में पेट्रोलिंग करने के लिए शुरू हुआ है। जिन एरियाज में हमारे रेंज ऑफिसेस नहीं थे, स्टाफ के क्वार्टर्स नहीं थे, वहां पे भी हमने धीरे धीरे रेंज ऑफिसेस और स्टाफ क्वार्टर्स बनाने शुरू किए, ताकि हमारा स्टाफ उस एरिया में घूम सके और जो अवैध कटाई या अवैध अतिक्रमण हो रहा है उस पर रोक लगा सके। जी, आदिवासी बहुल जिला है। आदिवासियों का जीवन वनोपज पर निर्भर करता है, वन ही उनकी जीविका का आधार है। उस दृष्टि से किस मॉडल पे काम कर रहे हैं? क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि नक्सली समस्या जो उभरी थी वो अभाव के चलते उभरी थी, फिर से वो हालात ना बने, तो उसमें सबसे बड़ी चुनौती तो आपके सामने ही है, तो उसका कुछ ध्यान है? एक काफी वनोपज इमली प्रसंस्करण केंद्र का शुरुआत की गई है। तो इसका उद्देश्य यह है कि लोगों का जो इमली है या वनोपज है उसको यहीं पे सही दाम मिल सके। जैसे कि हम लघु वनोपज संघ की तरफ से अगर हम देखें तो इमली का जो है 36 रुपए या 33 रुपए रेट होता है, लेकिन यहाँ पे एनआरएलएम के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से जो इमली खरीदी गई है वो 45 रुपए, 50 रुपए, इवन 52 रुपए तक खरीदी गई है, और उसका प्रसंस्करण यहीं पे हो रहा है। प्रसंस्करण करने के उपरांत उसका नए नए प्रोडक्ट्स भी बनाए जा रहे हैं। तो इस मॉडल पे धीरे धीरे और हमारे जो सेंटर्स है वो खोलने के यहाँ पे शुरू किया है। वंदन केंद्र को इसी मॉडल पे रिवाइव करने का हम लोगों ने प्लान किया है। मंत्री जी ने में इसी मॉडल पे हमें वंदन केंद्र को रिवाइव करने के निर्देश दिए गए हैं। तो धीरे धीरे वनोपज से हम और कौन सी चीजें बना सकते हैं और उनके वैल्यू एडिशन करके उनको प्राइसेस उसको कैसे बढ़ा सकते हैं और इसका लाभ ग्रामीणों को कैसे मिल सकता है, इस पे अभी फोकस है। अच्छा, 2 किस्म की आबादी यहाँ पर है। एक सुकमा जैसा जिला मुख्यालय है जहां पर व्यापारी वर्ग की बहुलता है, एक वन क्षेत्र है। दोनों क्षेत्रों की अपेक्षाएं आपसे अलग अलग रहती होंगी, उससे कैसे निपटते हैं? निश्चित तौर पे दोनों क्षेत्र की अपेक्षाएं अलग होती है। जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासी है, इनकी अपेक्षाएं होती है क्योंकि वो वनोपज पे आधारित उनका जीवन पूरा शैली निर्भर रहता है, तो उनको उसको ज्यादा से ज्यादा रेट देना और जमीन पट्टा की डिमांड उनकी बहुत सारी होती है। दूसरा जो हमारे नगरीय क्षेत्र के सारे मतलब ग्रामीण है या सारे लोग हैं, इनका बहुत सारा डिमांड रहता है। सागवान का जो होता है, टीक का होता है, फर्नीचर हमारे यहाँ का बहुत फेमस है। ये सारे डिमांड्स उनकी होती है, तो दोनों को डिमांड्स को साथ में लेकर हमें चलना होता है। जी, तो जो ये फर्नीचर के संदर्भ में सागौन की साल की डिमांड रहती है, इसकी तस्करी का क्या हाल है? काफी हद तक हम इसमें कंट्रोल करने की कोशिश किए हैं जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुकमा का फर्नीचर काफी फेमस है, खासकर हमारे जो दक्षिण के राज्य है आंध्र और तेलंगाना में। यहाँ पे सुकमा का फर्नीचर काफी फेमस है और यहाँ से वहाँ के फर्नीचर के लिए बहुत ज्यादा डिमांड रहती है जी। फिर भी हमने काफी हद तक अवैध तरीके से जो सागौन कटाई करके आता है उसके ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश की है। तो मैं वापस लौटता हूं कलेक्टर साहब आपके पास। किस तरीके की अपेक्षाएं लेके लोग आपके पास आ रहे हैं? 2 किस्म के लोगों के पास व्यक्ति जाता है, एक नेता के पास जाता है, एक कलेक्टर के पास जाता है। यहां पर लोग किन अपेक्षाओं के साथ आपसे रूबरू हो रहे हैं? सुकमा चाहता क्या है? कुछ एहसास आया आपको 6 महीने में? इसमें जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, जैसा आपने बताया, 2 तरह के क्षेत्र हैं। एक जो क्षेत्र है जो पहले से यहाँ पे ओपन एरिया था, और एक जो एरिया है जो अभी रिसेंटली ओपन हो रहा है। जब हमारे पास लोग डिमांड्स लेके आ रहे हैं, तो जो रिसेंट ओपन हुए हैं इसमें जो बेसिक सुविधाएं होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, वहां तक वाटर कनेक्ट मिल जाना, वहां पे लोगों का आधार कार्ड बन जाना, ये बेसिक डिमांड्स वहां से आ रही हैं। जो लगभग एरिया ऑलरेडी ओपन हो चुका था, यहाँ से जो यूथ हैं अब वो एस्पिरेशनल होते जा रहे हैं। जो एस्पिरेशनल हमारे यूथ्स हैं वो धीरे धीरे जॉब अपॉर्चुनिटी उनको चाहिए, उनको अच्छे एजुकेशनल फैसिलिटी चाहिए, उनको अच्छे स्वास्थ्य फैसिलिटी चाहिए। तो इस प्रकार से 2 तरह के डिमांड जो हमारे पास आ रहे हैं। 3 चीजों पे लोगों की अपेक्षा रहती है सरकार से: सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा। थोड़ा स्वास्थ्य पे रोशनी देंगे? यहां का जो जिला अस्पताल है
केवल जगदलपुर या रायपुर भेजने के लिए, या यहाँ पे लोगों को इलाज मिल जाता है? पीएससी खुलने की कोई स्थिति या उसके संदर्भ में कोई प्लानिंग, थोड़ा इस विषय में बताएंगे? अभी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में यदि मैं ओवरऑल हेल्थ सिनेरियो की बात करूं तो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जो हमारे पास सुकमा में है, 3 हमारे पास अभी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं जो संचालित हैं, एक छिंदगढ़ में, एक तोरनापाल में, एक कोंटा में, एक सीएचसी जगरगुंडा में निर्माणाधीन है, और फिर इसके बाद हमारे पीएचसी और सब हेल्थ सेंटर्स हैं। हमारे पास अभी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है इसमें हमारे पास जो एमडी है, टोटल हमारे पास 7 एमडी हमारे पास अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। इसमें हमारे पास ऑर्थो, ऑप्था जो आई का सर्जरी हो जाती है, ऑर्थो मतलब अपने बोन्स की सर्जरी हो जाती है। हमारे पास 2 गायनिकोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास एक एमडी मेडिसिन है, एक पेडियाट्रिक्स है। तो हमारे पास एक अच्छे सेट ऑफ एमडी डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। इसके साथ साथ टोटल अभी 14 एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पदस्थ हैं। तो लगभग हमारे पास 20 डॉक्टर्स अभी हैं जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में हैं, और पूरा प्रयास किया जा रहा है। और लगभग अभी एवरेज हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में यदि सर्जरी की बात करें, उन्होंने एवरेज 15 सर्जरी पर डे का एवरेज चल रहा है। ओपीडी अभी भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कम है, लगभग 300 की ओपीडी आती है, मगर आईपीडी एंड सर्जरी में करें तो हमने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया है, और कोशिश भी किया जा रहा है इसको कितना हद तक और इम्प्रूव किया जा सकता है। और अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो उसमें बताने लगा आपके पास कुछ है? शिक्षा में हमारे पास यदि मैं क्लास 10th के रिजल्ट की बात करूं तो पूरे छत्तीसगढ़ में इस बार हम लोग 7th रैंक पे थे, और हमारे बच्चों ने लगभग 92% बच्चे जो थे उन्होंने पास किया। 12th में भी हमारा जो पास परसेंटाइल था वो लगभग 80 to 83% के आसपास था, जो कि प्लेन जिले से बहुत ही अच्छे हैं। इसके बाद के जो चैलेंज आ रहे हैं कि जो हायर एजुकेशन की बात आती है, तो उसमें हमारे पास तीनों, यदि मैं ब्लॉक मुख्यालय में देखूं, छिंदगढ़ में, सुकमा में, कोंटा में, तो हमारे पास एक एजुकेशनल हायर कॉलेजेस हैं। मगर इसके अलावा हमारे पास एक आईटीआई भी फंक्शनल है सुकमा में। जगरगुंडा में एक नया आईटीआई जो है उसकी ओपनिंग हो रही है, उसका लगभग फाइनलाइजेशन के स्टेज में है। कुछ बच्चे इसमें हमारे यहाँ जा रहे हैं, और कुछ बच्चे अभी भी पढ़ने के लिए दांतेवाड़ा या अन्य जगहों पर जाते हैं। तो इसमें जो है हमें और वर्क करने की जरूरत है। हम इसमें वर्क कर भी रहे हैं कि धीरे धीरे जो हायर एजुकेशन के जो स्टेटस है, हायर एजुकेशन के जो कॉलेजेज हैं, जो अपॉर्चुनिटी है, वो हमारे बच्चों को यहाँ पर मिल पाए। लेकिन हम जब सरकारी आंकड़ों की बात करें तो छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक अशिक्षित या कम शिक्षित जिला सुकमा है। इसको किसी चुनौती के रूप में लेने का मन नहीं करता मिल जी का, कि मतलब सुकमा के संदर्भ में हम इतनी सारी संभावनाएं बताते हैं, पर आंकड़ा बताता है तो सबसे कम शिक्षित कहां पर है साक्षरता की दृष्टि से, तो वो नाम सुकमा का आता है। सुकमा अपनी इस दर्द से कब तक उबर सकता है? आपने राइटली पॉइंट आउट किया, जो 2011 का जो सेंसस का सर्वे था, हमारे यहाँ जो साक्षरता की दर थी वो 30% से भी कम आई थी जी। 70% तब जो हमारे लोग थे वो असाक्षर थे। इसमें अभी हम लोग युद्ध स्तर पे उल्लास कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें जो अशिक्षित युवा हैं, जो बड़े लोग हो चुके हैं, जो हमारे आरटी के बाहर के लोग हैं, उनको लगातार इसमें एजुकेशन दी जा रही है। इवन जो नक्सल आत्मसमर्पित किए हैं, पिछले 1 साल में हमने 240 उसमें से ऐसे आत्मसमर्पित जो नक्सल हैं उनको उल्लास का क्लासेस करा के उनको क्लास 5th तक का एग्जाम पास कराया है। इसके साथ साथ हमने लास्ट ईयर सर्वे भी किया था, कितने हमारे लेस देन 14 ईयर्स के बच्चे हैं जो कि अभी पढ़े लिखे नहीं हैं, जो स्कूल में ड्रॉप आउट हो गए। लास्ट ईयर इस सर्वे का लगभग 2800 का आंकड़ा आया था, उसमें से 1600 बच्चों को हमने लास्ट ईयर स्कूल में एनरोल किया था, और जो बचे हुए 1200 बच्चे हैं उसको हम इस साल टारगेट कर रहे हैं। और अभी कल जो स्कूल ओपन हो रहा है, तो कल हमारे पास एक न्यू डेटा भी आ जाएगा कि कितने बच्चे जो हैं अभी ड्रॉप आउट है, जो स्कूल ज्वाइन नहीं किए, और एक एक को हम अब टारगेट करके उनको स्कूल ज्वाइन कराएंगे। तो एक उल्लास कार्यक्रम से मोर देन 14 ईयर्स और लेस देन 14 ईयर्स का हम उनको टारगेट कर रहे हैं बच्चों को। तो कुल मिलाकर उस दृष्टि से काम हो रहा है। मैं एडिशनल एसपी साहब रोहित जी आपके पास आना चाहता हूं और कुछ बुनियादी समस्या पर बात करना चाहता हूं। जो ये सीमावर्ती जिले होते हैं, इनके संदर्भ में हमारा अनुभव ये रहा है कि नई पीढ़ी के लिए नशे के मामले ऐसी जगहों पर बहुत ज्यादा संज्ञान में आते हैं। और सुकमा के संदर्भ में तो पूरा ध्यान ही नक्सल मूवमेंट पे रहता था। नशे के कारोबार की इस जिले में क्या स्थिति है, इस पर ध्यान गया या अब इस पर ध्यान दिया जाएगा? स्पेशली जो सीमावर्ती राज्य हैं, स्पेशली उड़ीसा से, कई बार हमारे यहाँ सुकमा में भी हमने गांजे पे कार्रवाई करी है। अभी कुछ दिनों पहले ही, तकरीबन हफ्ता पहले, कोतवाली में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, उसके पहले तोंगपाल में भी हुआ था। तो
अब इस समस्या को हम मतलब ऐसा नहीं था कि पहले इसकी प्राथमिकताएं नहीं थी, बट चूंकि नक्सलवाद और एंटी नक्सल ऑपरेशंस काफी इसमें हमारा मेंटल स्पेस ऑक्यूपाई करते थे, अब इसमें हम ज्यादा सख्ती से, मजबूती से, ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करके, ज्यादा टेक्निकल चीजों में जाके इसको एक प्राथमिकता देते हुए जो उनकी एक्टिविटीज रहती हैं, जिन रास्तों से परिवहन होता है, उसमें हमारे यहाँ पे चेक पोस्ट भी हैं। नहीं, मेरे दो किस्म के सवाल हैं जी। एक तो ये कि इस इलाके से गांजा या इसकी तस्करी होती है, व्यक्ति वहां से निकला और सुकमा से होते हुए कहीं और गंतव्य के लिए निकल गया, वो बिल्कुल एक अलग समस्या है, वो केवल पुलिस की समस्या है मूलतः। पर दूसरा ये कि यहां की जो युवा पीढ़ी है उसके बीच में नशे का कारोबार चल रहा है, जो कई जिलों के संदर्भ में बड़ी चुनौती बना हुआ है। सुकमा के संदर्भ में क्या ये एक चुनौती के रूप में, या अभी सुकमा में आपको ऐसे कोई हालात देखने को नहीं मिले हैं, इसके संदर्भ में थोड़ा रोशनी दीजिए ना, क्योंकि बात बच्चों के भविष्य की है। यहाँ पे अवैध शराब और गांजे की प्रकरण पंजीबद्ध हुए, उसमें कार्रवाई भी हुई है, बट जैसा कि प्लेन जिलों में इंजेक्शन एंड बाकी चीजों के जो प्रकरण आते हैं, उसका यहाँ पे प्रादुर्भाव काफी कम है, उसका प्रकोप कम देखने को मिलता है। हालांकि हम सभी संभावनाओं को लेकर सचेत हैं, हम देख रहे हैं उस चीज को कि ऐसी कोई डेवलपमेंट्स हों, ऐसे कोई नेटवर्क यहाँ पे स्टैब्लिश हो, ऐसा कुछ हो, हमारी इस पे पूरी जो है नजर बनी हुई है। तो अब आखिरी बात जो आपसे समझने की है वो ये है कि पुलिस और जनता के बीच दहशत का संबंध होता है या भरोसे का संबंध होता है? सुकमा में भरोसे का संबंध रहे, इसके लिए क्या काम करते हैं इनके साथ? सर देखिए, इसमें हमारा संबंध भरोसे का था, तभी हमें नक्सलवाद की लड़ाई में पूरा समर्थन मिला। बिना जन सहयोग के, जन समर्थन के हम जो शॉर्ट समय में नक्सलवाद को पूरी तरह से इसका जो समूल उन्मूलन कर पाए हैं, वो बिना पीपल्स पार्टिसिपेशन और पीपल्स इंटेलिजेंस के नहीं हो पाता। और अभी भी चाहे विकासकारी गतिविधियां हों, चाहे गांवों से हमें कोई आसूचनाएं कलेक्ट करनी हो, या गांवों में अभी भी क्या गतिविधियां चल रही हैं, बहुत सारे आत्मसमर्पित नक्सली यहां से गांव में जाके निवासरत हैं, उनको पुनर्वास का लाभ मिल रहा है, उनकी गतिविधि कैसी है, हम सभी चीजों के लिए अभी भी गांवों से और गांवों के प्रतिनिधियों से और गांवों के निवासियों पर निर्भर है, और उनसे हमें संपूर्ण समर्थन मिलता है। अभी रिश्ता पहले भी बहुत भरोसे का था और वो और बेहतर होता जा रहा है। तो रिश्ता और बेहतर होता जा रहा है। और आपके साथ लोग कितने भरोसे आज से आपकी ओर देख रहे हैं? नहीं, हमें हमेशा यहाँ के जनप्रतिनिधि हो या फिर हमारे समाज के प्रतिनिधि है या फिर हमारे ग्रामीण है, सभी का सहयोग मिलता ही रहा है। हर कोई भी कार्रवाई होती है या फिर हमें सूचना देती है, वो ग्रामीणों की तरफ से ही आती है कि कहीं पे अवैध चीज हो रही है, तो उस सूचना के आधार पर हम कार्रवाई करते हैं। तो हर तरीके से सभी का भरोसा वन विभाग के है और हमारे साथ मतलब उनका सहयोग से ही हम यहाँ पे काम कर पा रहे हैं। दो अलग अलग किस्म का भरोसा होता है। एक तो आम आदमी का है जो केवल जिंदा रहने भर के लिए आपसे भरोसा देख रहा है, एक खेल करने का भरोसा देखता है। इसमें काफी पॉजिटिव भरोसा है, ये विभाग के साथ अपेक्षाओं का भरोसा है, जिसमें विभाग जो हमारे ग्रामीणों की अपेक्षा है उसके ऊपर खरा उतरेगा, उस तरीके का भरोसा है और उस भरोसे पे हम उतर भी रहे हैं। पिछले साल जैसे नक्सलवाद खत्म हुआ तब एरिया ओपन हुआ और धीरे धीरे हम अंदर जा पा रहे हैं और एरिया को देख पा रहे हैं और काम कर पा रहे हैं। इवन ग्रामीण और जो शहरी इलाके के दोनों के लिए हम काम कर रहे हैं। शहरी इलाके के सभी के लिए हम लोगों ने, जैसे कि इको टूरिज्म है, तो हमारा एक फोकस है बस्तर पे। अभी कुछ जिले में जो स्पॉट्स है इको टूरिज्म के हिसाब से हम उसे डेवलप करें, जैसे कि हमने एक तुंगल बांध अभी डेवलप किया है। आगे के अगले फेज में कलेक्टर साहब, हम लोग जब भी फील्ड विजिट पे जाते हैं तभी हमारा एक फोकस रहता है कि कौन से एरिया को हम इको टूरिज्म जैसे डेवलप कर सकते हैं। तो धीरे धीरे होम स्टेज यहाँ पे लाने का हमारा प्लान है। तो ये सारी चीजें जब हम देखते हैं तो ये सारी चीजें ग्रामीणों के सहयोग से ही हो पाती है, चाहे वो इको टूरिज्म में होम स्टेज डेवलप करना हो या अंदर कोई भी अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करना हो। अब आप हमें बता रहे थे यहाँ पे तो 62% इलाका वन है, पर हमें वन के अंदर तब तक बात नहीं आती जब तक जानवर ना दिखे। वाइल्ड लाइफ के रूप में इतना घना वन है तो उम्मीद तो करते हैं कि भाई शेर भी दिखेगा, चीता भी दिखेगा, तेंदुआ भी दिखेगा। घूमकर आते हैं, खरगोश तक नहीं दिखता।
ये बात आपने सही कहा है कि इतना जंगल होने के बाद भी हमें वन्यजीव जो है यहाँ पे नहीं मिलते हैं। तो आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी सुकमा वासियों की मेरी ये अपील है कि यहाँ पे इतना जंगल होने के बाद वन्यजीवों को बचाना हमारे सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि एक जंगल में जब वन्यजीव रहते हैं तो जंगल का इकोसिस्टम जो है वो काफी हेल्दी माना जाता है और वो लॉन्ग टर्म सस्टेन करेगा ऐसा माना जाता है। तो धीरे धीरे इस संदर्भ में भी हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप हमने जो इसमें ली थी वो है हमारी स्टाफ की ट्रेनिंग करना कि वाइल्ड लाइफ में आपको क्या क्या चीजें देखनी होती है। जब भी आप फील्ड में जाते हो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट साइटिंग्स जो है जिससे कि हमें पता चले कौन सी वाइल्ड लाइफ है, तो ये हमारे स्टाफ को भी पता नहीं था। तो धीरे धीरे स्टाफ की ट्रेनिंग करना हमने इसमें शुरू की है। दूसरा, बीच में हमने एक जंगल तासनद करके अभियान शुरू किया था जिसमें हम गांव गांव जाके जो हमारे नियम कानून है उसके बारे में लोगों को बताएंगे, ताकि उसके बारे में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है जिसके तहत हम वन्यजीवों को प्रोटेक्शन देते हैं उसके बारे में भी लोगों को पता चले। तो इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे ये नियम कानून लागू करने से के साथ साथ ग्रामीणों में जागरूकता है ये भी कम कर रहे हैं। तो हमारी बातचीत लगातार चल रही है, लेकिन इसी बीच हमारे साथ में इस जिले के प्रभारी मंत्री वन मंत्री सम्माननीय केदार कश्यप जी का आगमन हुआ है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां केदार कश्यप जी के सम्मान के लिए, और अपनी इस बातचीत के सिलसिले को अंतिम मोड़ पर ले जाते हैं और आखिरी बातचीत अमित जी आपसे ही करते हैं। अब जिला नक्सल मुक्त हो गया तो बस्तर में लोग नई नई संभावनाएं देख रहे हैं, तो वो संभावनाओं के तहत सुकमा भी देख ही रहे होंगे। तो कितनी खदान वदान के मामले यहां पर आने लगे हैं, उस दृष्टि से सरकार का नजरिया, सरकार की दृष्टि, क्योंकि एक तरफ लोग खदान का विरोध भी करते हैं, दूसरी तरफ रोजगार की मांग भी करते हैं, प्लांट भी चाहते हैं पर जंगल ना कटे ये भी चाहते हैं। तो ये चुनौतियां प्रशासन और शासन के सम्मुख रहती है। सुकमा इस चुनौती का सामना कर रहा है या अभी सुकमा में तो शांति है? सुकमा में अभी किसी प्रकार के जो बड़े माइंस और मिनरल्स होते हैं ऐसे रिसोर्स की कोई भी कंफर्मेशन नहीं हुई है, और न ही कोई अभी माइंस यहाँ पे संचालित है और न उनकी अभी संभावनाएं हैं। और जैसा कि शासन की मंशा है कि सुकमा का डेवलपमेंट जो होना है, जो हमारे लोगों का डेवलपमेंट होना है, वो यहाँ के जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है इसके अराउंड होना है, इनके प्रोसेसिंग के अराउंड होना है। तो फोकस भी पूरी तरह से इसी पे किया जा रहा है कि हमारे जो लोकल रिसोर्सेज हैं, जो हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं जिसमें हमारी इमली आ रही है, महुआ आते हैं, इसी प्रकार के तेंदुपत्ता आती है, तो इसके अराउंड जो हमारी इकोनॉमी है जो रिवॉल्व कर रही है इसको और बूस्ट किया जाए, इनके अच्छे प्रोसेसिंग सेंटर्स खोले जाए और इसी के आधार पर हमारे लोगों का डेवलपमेंट हो। तो कुल मिला के हमारी बातचीत में 3-4 महत्वपूर्ण चीजें निकल कर आ रही हैं। एक तो प्रशासन ये मानता है कि अब सुकमा में विकास की दृष्टि से असीम संभावनाएं हैं और यहाँ का वातावरण काम की दृष्टि से बड़ा अनुकूल है, क्योंकि टीम भी अच्छी है और लोग भी अच्छे हैं। पुलिस का ऐसा मानना है कि अब जो फोकस है वो लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में करने के अवसर आ गए हैं, तो उस दृष्टि से काम हो रहा है। फॉरेस्ट के संदर्भ में जंगल तो है, अब उस जंगल को बचाए रखना बड़ी चुनौती है, और जो जंगल के बीच रहने वाले लोग हैं वो वनोपज के माध्यम से अपने जीवन को कैसे बेहतर बना पाए इस पर काम करने की जरूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के संदर्भ में काम करने की अभी बहुत संभावना है और बहुत जरूरत इस क्षेत्र की है। उम्मीद करते हैं ये तीनों अधिकारी और इनकी टीम आने वाले समय में कुछ ऐसा करेंगी जिसमें सुकमा एक बेहतर स्वरूप में हम सबके बीच में उभर कर आएगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस संवाद का हिस्सा बनने के लिए, और चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हमारे तीनों प्रशासनिक अधिकारी आगे की कार्रवाई